नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में 72वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देश भर में धूमधाम से मनाया गया आजादी की 72वीं सालगिरह का जश्न। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावुक संबोधन। आयुष्मान भारत योजना के तहत 25 सितंबर से देश भर में शुरू होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान। 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। दो 2022 तक अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान भेजने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने किया ऐलान, महिला सैन्य अधिकारियों को मिलेगा शॉर्ट सर्विस कमीशन में परमानेंट कमीशन। किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य पर तेजी से हो रहा है काम। अगले 3 दशकों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देगा भारत। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की 6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हुआ देश। सरकार ने लागू किए जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी और बेनामी संपत्ति जैसे कड़े कानून। एक देश एक चुनाव के मसले पर विधि आयोग जल्द देगा रिपोर्ट। संविधान और जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन को लेकर दिए जाएंगे सुझाव। सिफारिशों पर अमल करने के लिए सरकार लेगी फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, दिसंबर में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव कराने में भी निर्वाचन आयोग सक्षम। और केरल में भारी बारिश के चलते 4 दिन के लिए कोच्चि एयरपोर्ट बंद। जलस्तर बढ़ने से राज्य के सभी बांधों के खोले गए गेट। अलग अलग घटनाओं में मरने वालों की तादाद बढ़कर 45। प्रधानमंत्री ने दिलाया हर मुमकिन मदद का भरोसा। तो मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। देश आज पूरे आन बान और शान के साथ अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश भर में समारोह आयोजित किए गए। लाल किले पर हुए मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 80 से ज्यादा मिनट के संबोधन में उन्होंने देश की जनता से दिल की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में न सिर्फ विकास की गति तेज हुई, बल्कि दुनिया में देश की साख भी बढ़ी है। दिल्ली के लाल किले पर लहराता ये तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। आजादी की 72वीं सालगिरह पर लाल किले पर हुए मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लाल किले के प्राचीर से उन्होंने 5वीं बार देशवासियों को संबोधित किया। 80 मिनट से भी ज्यादा समय तक वो बिना रुके धारा प्रवाह बोले। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाले जनजातीय समुदाय के बच्चों का जिक्र किया। उन्होंने हाल में बीते संसद के मॉनसून सत्र को सामाजिक न्याय के लिए समर्पित सत्र बताया। उन्होंने कहा कि दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संसद ने सामाजिक न्याय को और अधिक मजबूत किया है। संसद के ये सत्र पूरी तरह सामाजिक न्याय को समर्पित थे। ओबीसी आयोग को सालों से संवैधानिक स्थान के लिए मांग उठ रही थी। इस बार संसद ने पिछड़े, अति पिछड़ों को, उस आयोग को संवैधानिक दर्जा दे करके, एक संवैधानिक व्यवस्था दे करके उनकी हकों की रक्षा करने का प्रयास किया है। टीम इंडिया का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जन जन देश को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं और 125 करोड़ सपने, संकल्प और पुरुषार्थ सही दिशा में बढ़ते हैं तो क्या नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में देशवासी सिर्फ सरकार बनाकर रुके नहीं थे,
बल्कि देश बनाने में जुटे थे और आगे भी जुटे रहेंगे। बड़ी नम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा, 2014 में देशवासी सिर्फ सरकार बना करके रुके नहीं थे, लेकिन वे देश बनाने के लिए जुटे भी हैं, जुटे भी थे और जुटे रहेंगे भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं बहुत हैं, उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र, राज्य और समाज को साथ काम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में हो रहे तेज बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोया हाथी अब चल पड़ा है और अगले 3 दशक तक भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में निवेश को जोखिम भरा माना जाता था, लेकिन अब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गई है। दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले लोग इन दिनों कह रहे हैं, सोया हुआ हाथी, भारत के लिए कह रहे हैं, सोया हुआ हाथी अब जग चुका है, चल पड़ा है। सोए हुए हाथी ने अपनी दौड़ शुरू कर दी है और दुनिया के अर्थवेत्ता कह रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कह रही है, आने वाले 3 दशक तक, 30 साल तक विश्व की अर्थ ताकत को भारत गति देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून और बेनामी संपत्ति जैसे कड़े कानूनों को लागू करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि नीतिगत निष्क्रियता के दौर से उबरकर भारत अब बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। वो भी दिन था जब विश्व मान करके बैठा था, भारत यानी पॉलिसी पैरालिसिस, भारत यानी डिलेड रिफॉर्म। वो बात हम सुनते थे, आज भी अखबार निकाल के देखोगे तो दिखाई देगा, लेकिन आज दुनिया से एक ही बात आ रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कृषि में आधुनिकता लाने पर काम कर रही है। इसके लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 1.5 गुना किया गया है। साथ ही किसानों की आय 2 गुनी करने पर भी काम हो रहा है। पहली बार हम देश में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे देश का किसान भी विश्व बाजार के अंदर ताकत के साथ खड़ा रहे। आज नई कृषि क्रांति, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ब्लू रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन, सोलार फार्मिंग, ये नए दायरे खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे विकास का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य आज खेलों में उपलब्धियां हासिल करने, गांवों में बिजली पहुंचाने और जैविक खेती का केंद्र बनने के लिए समाचारों की सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि अब पूर्वोत्तर के लिए दिल्ली दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐलान किए। स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने से लेकर सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन और अंतरिक्ष में भारत को एक और कामयाबी दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर मानव मिशन के साथ गगनयान अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की। 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कई अहम घोषणाएं भी की। आयुष्मान भारत योजना को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर देश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका मकसद गरीबों को निशुल्क इलाज मुहैया कराना है। इससे देश के 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी के टूल बने हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंसी पर बल हो, किसी सामान्य व्यक्ति को ये अवसर पाने में दिक्कत ना हो, कोई रुकावट ना हो, इसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 15 अगस्त से आने वाले 4, 5, 6 सप्ताह देश के अलग अलग कोने में इस टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग शुरू हो रहा है और फुल प्रूफ बनाने की दिशा में ये प्रयास चल रहा है। सेना में काम कर रही महिलाओं को तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की घोषणा की।
जिसके जरिए पुरुषों की तरह महिलाएं भी देश सेवा कर सकेंगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी ऐलान किया कि 2022 तक गगनयान लेकर कोई हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में जाएगा, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा। That is 2022 when the Honorable Prime Minister given a target. Definitely it's our duty to make it happen. And ISRO is always capable of taking the challenges, and we never failed. So definitely with all the teamwork, we will be able to achieve the target set by Honorable Prime Minister. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बीते 4 साल में बहुत बदलाव आया है, जिसे आज देश महसूस भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को केंद्र और राज्य सरकारों से ढेरों अपेक्षाएं हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से सामाजिक न्याय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसद का मॉनसून सत्र दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों और महिलाओं को समर्पित था। प्रधानमंत्री के मुताबिक हमारा संविधान सबको बराबर अवसर देने की बात करता है और उनकी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र में दलितों, आदिवासियों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संवेदनशीलता और सजगता देखने को मिली। संसद ने इस बार कई ऐसे कानून पारित किए जिससे सामाजिक न्याय को और अधिक मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और काला धन रखने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। हम काला धन, भ्रष्टाचार को माफ नहीं करेंगे। कितनी ही आफतें क्यों ना आए, इस मार्ग को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं मेरे देशवासियों, क्योंकि देश को दिमक की तरह इन्हीं बीमारियों ने तबाह करके रखा हुआ है। और इसलिए आपने देखा होगा, अब दिल्ली के गलियारों में पावर ब्रोकर नजर नहीं आते हैं। अगर दिल्ली में कहीं गूंज सुनाई देती है तो पुअर की गूंज सुनाई देती है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शंस बांटे गए हैं। हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई है। युद्ध स्तर पर शौचालयों का निर्माण किया गया है। मुद्रा योजना के तहत 13 करोड़ लोन वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में भारत में 5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। हमारा प्रयास रहा है गरीब सशक्त हो। और अभी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 वर्ष में भारत में 5 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा से बाहर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को कठोर सजा देना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाकर रहेगी। अभी भी कुछ लोग हैं जो इसे पारित नहीं होने देते हैं, लेकिन मैं मेरे देश की इन पीड़ित माताओं बहनों को, मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा और मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करके रहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और इसको ध्यान में रखते हुए सबको अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्वच्छ भारत अभियान का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता की वजह से देश में 3 लाख लोगों की जिंदगी बची है। मेरे प्यारे देशवासियों, 2014 में इसी लाल किले की प्राचीर से जब मैंने स्वच्छता की बात की थी तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, मखौल उड़ाया था। कुछ लोगों ने यह भी कहा था, अरे सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, ये स्वच्छता जैसे में अपनी ऊर्जा क्यों खपा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले दिनों WHO की रिपोर्ट आई है और WHO कह रहा है कि भारत में स्वच्छता अभियान के कारण 3 लाख बच्चे मरने से बच गए हैं। अगर वो न होता तो 3 लाख बच्चे, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको स्वच्छता में भागीदार बन करके इन 3 लाख बच्चों की जिंदगी बचाने का पुण्य पाने का अवसर न मिला। गरीब के 3 लाख बच्चों की जिंदगी बचना कितना बड़ा मानवता का काम है। विश्व संस्था इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। जम्मू कश्मीर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव इस साल के आखिर में कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बारे में घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं बल्कि गले लगाकर कश्मीर के देशभक्ति से जीने वाले लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कई लोग पिछले काफी लंबे समय से घाटी में पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसी साल जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना हक जताने का मौका मिलेगा और लोग खुद की व्यवस्था खड़ी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से बड़ी मात्रा में जो पैसा सीधे गांव के पास जाते हैं, चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में चुने हुए पंचों के पास गांव को आगे बढ़ाने के लिए ताकत आएगी। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहा कि राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव सितंबर-अक्टूबर में कराए जाएंगे, जबकि पंचायत चुनाव का आयोजन अक्टूबर से दिसंबर के बीच होगा। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार पंचायत चुनाव साल 2011 में कराए गए थे, जबकि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव करीब 8 साल पहले हुए थे। जम्मू कश्मीर में गांव के लोगों को अपना हक जताने का अवसर मिलेगा, अपना स्वयं व्यवस्था खड़ी करने का अवसर मिलेगा। और अब तो भारत सरकार से इतनी बड़ी मात्रा में पैसे सीधे गांव के पास जाते हैं, तो गांव को आगे बढ़ाने के लिए वहां के चुने हुए पंच के पास ताकत आएगी। और इसलिए बहुत निकट भविष्य में पंचायतों के चुनाव हो, स्थानीय नगर निकायों के चुनाव हो, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने विचारों का सार एक सुंदर कविता के जरिए भी व्यक्त किया। आइए सुनते हैं ये कविता। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नवयुग है, ये नव भारत है, ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। ये नवयुग है, नव भारत है। हम निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है, जिद है, जिद है, एक सूर्य उगाना है। जिद है, एक सूर्य उगाना है। अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके साथ सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ मौजूद थे।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने होली ट्रिनिटी स्कूल, एएसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बचपन प्ले स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने बच्चों से कहा कि हम सभी लोगों को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने आजादी के मतवालों की वीर गाथाओं को बच्चों से साझा करते हुए कहा कि जो परंपरा और मूल्य हमारे पूर्वजों ने हम तक पहुंचाया है उसे हमें संजो के रखना है। इस दौरान स्कूली बच्चों ने उपराष्ट्रपति को पेंटिंग भी भेंट की। We should all feel proud that we are Indians. We must live like Indians. We must keep the traditions of India of respecting elders, respecting teachers, respecting parents, respecting nature. I always say love the nature, live with the nature. Live and love. And then nature, culture, together for better future. 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी राज्यों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र ध्वज फहराया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा फहराया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने चेन्नई में राष्ट्र ध्वज फहराया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में तिरंगा फहराया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में तिरंगा फहराया। कॉरपोरेट जगत ने गरीबों के स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आरोग्य अभियान का स्वागत किया है। उद्योग संगठन CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राकेश भारती मित्तल ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार पर प्रधानमंत्री के बयान की भी तारीफ की। मेरे साथ हैं CII के प्रेसिडेंट मिस्टर राकेश भारती मित्तल। वेलकम टू राज्यसभा टीवी सर। आज प्रधानमंत्री ने काफ़ी मीनिंगफुल स्पीच दी, कई सारे जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन पर फोकस किया। आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या था? आयुष्मान भारत हेल्थ केयर स्कीम, ये मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम होगी जब ये लागू की जाएगी 25 सितंबर को। इसमें 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर और क्वालिटी हेल्थ केयर जो है उसका प्रावधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज ये भी हाईलाइट किया कि भारत अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर मैं IMF की बात करूं, बाकी मल्टीलैटरल एजेंसीज की बात करूं, तो लगातार ये बोला जा रहा है कि भारत ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर होगा। किस तरह से आप देखते हैं भारत की विकास यात्रा को? 2018 में वी वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। 2018-19 में लगभग 7.5% का GDP ग्रोथ होगा और फिर एक बार भारत जो है वो अग्रणी होगा जो GDP ग्रोथ है दुनिया की। प्रधानमंत्री कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। सरकार नए भारत की कल्पना कर रही है, नए भारत बनाने का दृढ़ निश्चय कर चुकी है। जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल करने का लक्ष्य है 2022 तक। इस सपने को साकार करने में कॉर्पोरेट इंडिया की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है? जितनी भूमिका गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों की होगी पॉलिसी बनाने में, उतनी ही अहम भूमिका कॉर्पोरेट इंडिया और जो इंडस्ट्री और बिजनेसेस और ट्रेड है उनकी भी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन राज के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में तिरंगा फहराया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली से अछूते गांव को रोशन करने का ऐलान किया है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के जरिए ये लक्ष्य समय सीमा पूरी होने से पहले ही हासिल कर लिया गया। हापुड़ जिले में धनावली गांव में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का लाभ पहुंचने से सैकड़ों घर रोशन हुए। इन लोगों को आजादी का जश्न खास तरीके से मनाने का मौका मिला। लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण देखते ये लोग धनावली गांव के हैं। यहाँ के लोगों को खुशी है कि अब इनके गांव का पूरी तरह से विद्युतीकरण हो गया है और लोग दूरदर्शन की फ्री डिश सुविधा के चलते टीवी देखने का आनंद उठा रहे हैं। इससे पहले गांव में गिने चुने घरों में ही बिजली कनेक्शन थे और रात होते होते धनावली गांव अंधेरे में सिमट जाता था। जो योजना दिल्ली से चलती थी यहाँ गांव के अंदर नहीं आती थी। आज पहली बार कोई दिल्ली से चल के योजना यहाँ पे लागू हुई है और चल भी रही है। ये बिजली वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत ये गांव आया है। जब से ये गांव आया घर घर में लाइट आ गई है। हापुड़ जिले में पड़ने वाले धनावली गांव में बिजली सुविधा दुरुस्त होने से बच्चों को अंधेरे में पढ़ाई करने की दिक्कत से भी निजात मिल गई है। साथ ही गांव वालों को रोजमर्रा के कामों के लिए अंधेरे की मशक्कत से भी छुटकारा मिला है। पहले तो हम लालटेन में इसमें करते थे, उसमें हमें कोई वो भी नहीं होता था। अब जब से लाइट आई खूब अच्छा होता है। जब से हम पढ़ भी पाते हैं और टीवी भी देखते हैं, फोन और कभी कर लेते हैं। ग्राम प्रधान के मुताबिक सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ जमीन तक पहुंचने के बाद ही ये मुमकिन हो पाया है। हमारा गांव अंधेरे में पूरी तरह डूबा रहता था। जब से ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना आई है तब से हर आखिरी घर तक खंभा पहुंचा है और लाइट भी पहुंची है और हर घर में मीटर लग चुके हैं और बहुत हमको फायदा मिल रहा है। हमारी फसलें जो लाइट ना आने की वजह से सूख जाती थी, अब सारी फसलें अच्छे से आबाद हो गई हैं। किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। जुलाई 2015 में शुरू की गई दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय वक्त से पहले ही हासिल कर लिया गया। मणिपुर के सेनापति जिले का लीसांग आखिरी गांव था जहां बिजली पहुंचना बाकी थी। उसे भी तय समय से पहले यानी 28 अप्रैल को नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ दिया गया। अब सरकार का मकसद सौभाग्य योजना के जरिए साल के आखिर तक हर घर तक बिजली पहुंचाने की है। आजादी के बाद कई ऐसे गांव थे जहां रात होते ही वीरानी छा जाती थी, लेकिन आज देश के लगभग सभी गांव तक बिजली मुहैया करा दी गई है, जिसने स्वतंत्रता दिवस की खुशी को दोगुना कर दिया है। कैमरामैन अश्विनी के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, धनावली गांव, हापुड़। विधि आयोग जल्द ही सरकार को एक साथ चुनाव के लिए कानूनी ढांचे की सिफारिश सौंपने वाला है। पीटीआई के मुताबिक विधि आयोग इसके लिए संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की सिफारिश करेगा। आयोग के एक सदस्य ने बताया कि हमारी सिफारिशें एक साथ चुनाव कराने के तौर तरीकों पर होंगी। हालांकि ये सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी नहीं है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि निर्वाचन आयोग दिसंबर में लोकसभा और 4 विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने में सक्षम है। दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए ईवीएम सितंबर तक आ जाएगी, जबकि वीवीपैट नवंबर तक मिल जाएगी। केरल में भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ में अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। रनवे पर पानी भरने के बाद शनिवार तक कोच्चि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। राज्य के 14 में से 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुझा, कोट्यम, इडुक्की, कर्नाकुलम, त्रिशूर और कोझिकोड जिलों में भारी बारिश की आशंका है। राज्य में सभी नदियां उफान पर हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। दीजिए इजाजत, नमस्कार।